मजार के लिए बरेली में जंग का ऐलान। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आज आपके बीच आई हूं। दरअसल बरेली का इज्जत नगर रेलवे स्टेशन हजारों की संख्या में या यूं कहें कई बार तो लाखों की संख्या में यहां यात्रियों का जमावड़ा होता है। यात्रियों की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई बार महत्वपूर्ण कदम भी उठाए जाते हैं, लेकिन यही महत्वपूर्ण कदम दरअसल कुछ लोगों को रास नहीं आ रहे हैं और रास नहीं आ रहे ऐसे कदम तो जंग का ऐलान किया जा रहा है। दरअसल बरेली के इज्जत नगर रेलवे स्टेशन पर एक मजार है। मजार भी अवैध तरीके से मजहबी अतिक्रमण करके बनी है। बावजूद इसके जब कोर्ट के आदेश पर रेलवे इसे हटाने की प्रक्रिया शुरू करता है तो दूसरी तरफ से लैंड जिहादियों की तरफ से धमकी आती है। जंग का ऐलान किया जाता है। कहा जाता है कि अब रेलवे खुद ये निर्णय कर ले कि बरेली को जलाना है या बचाना है। सवाल ये उठता है कि सरकारी भूमि पर ये मजहबी अतिक्रमण क्यों मानना चाहते हैं। सरकारी भूमि पर, देश की संपत्ति पर, रेलवे पर ये मजहबी अतिक्रमण क्या लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है? और अगर ये लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है तो लोगों की सुरक्षा को सर्वोपरि क्यों नहीं किया जाए? क्यों संविधान को इनकार करके धर्म को ऊपर किया जा रहा है इन लैंड जिहादियों की तरफ से, इन मजहबी अतिक्रमणकारियों की तरफ से? आज इसी पर करने वाले हैं खुलकर बहस। हमारे साथ दोनों पक्ष जुड़ेगा, दोनों अपनी बातें रखेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए आपको लिए चलते हैं बरेली के उस रेलवे स्टेशन पर, इज्जत नगर रेलवे स्टेशन पर, जहां पर अवैध अतिक्रमण करके बनी मजार और वही मजार हटाने को जब बात शुरू हुई तो ऐलान कर दिया गया जंग का। बरेली में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से मजार हटाए जाने को लेकर विवाद गहरा गया है। रेलवे ने प्लेटफॉर्म से मजार हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। मजार हटाने के लिए रेलवे ने 28 तारीख तक का समय दिया है। रेलवे की इस कार्रवाई को मुसलमानों ने गैर कानूनी बताते हुए जंग का ऐलान कर दिया है। मुसलमानों ने खुली धमकी दी है कि अगर मजार को हटाया या तोड़ा गया तो ठीक नहीं होगा। इस ठीक नहीं होगा के मायने आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि इन मुसलमानों की नजर में न तो कानून की कोई इज्जत है और न ही संविधान का लिहाज और न ही कोर्ट कचहरी का डर। पहले तो ये रेलवे की लगाई गई नोटिस को किसी कागज की मानित फाड़ के फेंक देते हैं और जब लगा कि अब रेलवे झुकने वाला नहीं है तो फिर धमकी देने पर उतर आते हैं। यहाँ एक बात तो जान लेना जरूरी है कि जिस मजार को हटाए जाने की बात हो रही है उसके लिए रेलवे ने अपनी जमीन छोड़ते हुए रेलवे ट्रैक को मजार से दूर बनाया था, लेकिन अब सुरक्षा की नजर से भी मजार को हटाना जरूरी हो गया है। लेकिन मुसलमानों को लोगों की सुरक्षा का भी ख्याल नहीं। लोग मरते हैं तो मरे, लेकिन मजार बनी रहनी चाहिए और अगर हटाने की कोशिश की गई तो शहर में आग लगा दी जाएगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लोगों की सुरक्षा जरूरी है या फिर मजार? आखिर रेल पटरियों पर मजहबी अतिक्रमण क्यों? आखिर क्यों मुसलमान देश के कानून कायदों के ऊपर अपना धर्म रखता है? आखिर क्यों मुसलमानों को कानून पर भरोसा नहीं है? आखिर क्यों बात बात पर मुसलमान जंग का ऐलान कर देता है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। मैं आज यहाँ बरेली के रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर नन्हे शाह मियां की मजार है, मैं आपको मजार देखना चाहूँगा। आपको कैमरामैन से ये वो मजार दिखा है, ये नन्हे शाह की मजार है, जहाँ पर पूरी तरीके से ये मजार जो थी पहले दो रेल लाइन के बीच में थी। रेल लाइन दो पटरियाँ थी, उसके बीच में ये मजार थी। उस लाइन को, एक सब लाइन को हटा के गैस को मॉडिफाइड करके मजार को प्लेटफॉर्म पर लाया गया ताकि बड़ी लाइन जो बड़ी ट्रेनें चल रही थी उनको चलाया जा सके। इसी को लेकर, इस मजार को लेकर रेलवे प्रशासन ने एक मुद्दा बनाकर उन्होंने कहा है कि इस मजार को यहाँ से हटाया जाए, जिसको लेकर हिंदू संगठन से लेकर और मुस्लिम संगठन में विरोधाभास की स्थिति पैदा हो गई। यहाँ तक कि मुस्लिम समुदाय का साबुद्दीन बरेलवी का कहना है कि अगर मजार से छेड़छाड़ की गई तो मुस्लिम समाज सड़क पर आने पर आमादा हो जाएगा। इसके जिम्मेदार शासन और प्रशासन दोनों होंगे।
वहीं आपको बताते चले कि ये मजार, आप इधर थोड़ा दिखाइएगा, ये 2 लाइनें थी जिस तरीके के आइए जिस तरीके के ये लाइन थी, आपको दिखाने चलो, इस लाइन के बीच में यहाँ पर जो लाइन है, ये लाइन आप देखना, इस लाइन के यहाँ पर ये मजार थी और इसके दूसरी साइड में भी ये लाइनें थी और उस लाइनों के बीच में ये मजार स्थापित थी। उस मजार को यहाँ से लाइनें हटाकर इसके ऊपर प्लेटफॉर्म पर लिया गया। तो रेल प्रशासन ने अपना नया रुख अख्तियार करके उन्होंने कहा है कि इस मजार को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि हमारी रेलवे की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करके मजार को बनाया गया। आपको बताते चलें कि बरेली में नन्हे शाह जो जिनकी ये मजार है, इनके 7 भाइयों की अलग अलग शैताना वली से लेकर कई जगह जगह लोगों की मजार बनी हुई है, जिसको लेकर ये अगर विरोधाभास उत्पन्न होगा तो और मजारों पर विरोधाभास उत्पन्न होगा। तो मतलब खुद देख लीजिए कि एक जगह पर ही मजहबी अतिक्रमण नहीं है, बल्कि पूरे शहर में देख लीजिए अलग अलग ऐसी मज़ारें हैं। और अगर मज़ार सही जगह पर हो, अवैध तरीके से अतिक्रमण करके नहीं बनाई गई हो, तो सवाल खड़ा नहीं होता है। सवाल खड़ा तब होता है जब सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण किया जाता है। लेकिन फिर भी जब सरकार की तरफ से ठोस कार्रवाई की बात की जाती है तो किस तरीके से जंग का ऐलान हो जाता है, क्या धमकियां दी जाती हैं, जरा आप भी सुन लीजिए। ऑफिसर सुरेंद्र कुमार ने जो कुछ नोटिस दिया है, यह सरासर गैर कानूनी है, गैर अखलाकी है और उनके पीछे उनके दिलो दिमाग में क्या साजिश है और बरेली को जलाना चाहते हैं या बरेली में अमन शांति कायम रखना चाहते हैं, ये आप लोग उनसे भी पूछिए कि उनका क्या इरादा है और क्यों उन्होंने मज़ार को हटाने का नोटिस। बरेली में शांति चाहते हैं या जलाना चाहते हैं? मजहबी अतिक्रमण पर अगर बुलडोजर चलने की बात होती है तो फिर ये बरेली को जलाना क्यों हो जाता है? क्या बरेली के लोगों की सुरक्षा इस जमात के लोगों के लिए सर्वोपरि नहीं है? ये बड़ा सवाल है और इसी सवाल के साथ हम अतिथियों के पास जाएंगे, उनका परिचय भी आपसे कराएंगे। तो मजार के लिए बरेली में जंग का ऐलान हुआ है और इसीलिए ये डिबेट भी रखी गई है कि आखिर मजहबी अतिक्रमण पर जब हथौड़ा चलने की बात होती है तो जंग का ऐलान क्यों हो जाता है। इसीलिए आज हम जो प्रश्न पूछने वाले हैं इस बहस के दौरान, आइए जरा उन प्रश्नों पर एक नजर डाल लेते हैं। हम पूछेंगे कि रेलवे पर मजहबी अतिक्रमण आखिर क्यों है, कानून से ऊपर धर्म क्यों माना जाता है, साथ ही साथ रेल पटरी पर मजार लोगों की सुरक्षा तार तार नहीं करता है और सरकारी भूमि पर यह कब्जा कब तक चलता रहेगा। ये तमाम वो सवाल होंगे जो इस बहस के मुख्य मुद्दे बनेंगे। आइए इसी के साथ, इन सवालों के साथ अब सीधे लिए चलती हूं आपको आज के पैनलिस्ट के पास। मैं स्वागत करती हूं हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, स्क्रीन पर लेकर आइए, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं हिंदू महासभा के अध्यक्ष और हिंदू धर्मगुरु स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत स्वामी जी। और साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब जी। शहाबुद्दीन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मौलाना साहब, आपसे ही शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि आपका ही बयान है कि डिसाइड कर ले रेलवे प्रशासन कि बरेली को जलाना चाहता है या शांति अमन चाहता है। ये जलाना चाहता है, इसके क्या मायने समझे जाए? देखिए, ये बरेली का माहौल बहुत शांति का है और यहाँ पर सब लोग गंगा जमनी तहजीब के साथ में रहते हैं, भाईचारा के साथ में रहते हैं। और मैं खुद बताऊं कि मैं सूफी विचारधारा का व्यक्ति हूँ और ये मजार हजरत सैयद नन्हे शाह मियां रहमतुल्लाह अलैह का ये बड़े सूफी संत बुजुर्ग थे। और ये बात है 1564 में ये सूफी संत का इंतकाल हुआ और जिस जगह पर आज मजार है उस जगह पर एक मैदान हुआ करता था, पूरे हुआ करता था और इन्हीं की कोठरी बनी रहती थी और इन्हीं के पास में हिंदू मुसलमान सब लोग आते थे और दुआएं लेते थे। तो 1564 में वहां पर रेल का कहीं वजूद नहीं था। मेरे पास तमाम चीजों के सबूत हैं और देखिए, ये उस वक्त जब मजार बनी थी, जब इनका इंतकाल हुआ था, तो उस वक्त ये बोर्ड लगा हुआ था। इस बोर्ड पर 1564 जो है लिखा हुआ है और उसके बाद में जब उनका इंतकाल हुआ मजार बना और फिर 1966 में इज्जत नगर रेलवे स्टेशन बना। रेलवे की तामीर जो है वो अंग्रेज ने कराई थी, ब्रिटिश पीरियड में हुई और ये मेरे पास में सारे प्रूफ हैं। तो वो उस बात में जब पूरा मैदान था, वहां सिर्फ मजार के अलावा कोई चीज नहीं थी। अंग्रेजों ने जब रेलवे लाइन बिछाई तो उस वक्त हटाने की कोशिश की
मगर उनके अंदर एक सूफी संतों में जो रूहानी ताकत और करिश्माई ताकत होती है, उसकी वजह से अंग्रेज प्रशासन और मजदूर वहां के ऑफिसरान को फैसला बदलना पड़ा और अपनी रेल की पटरियां अलग हटाकर बिछाई और मजार को वही बाकी रखा। ये उनकी रूहानी ताकत थी और वो सूफी संतों को सम्मान देते थे। मैंने पूरे 2 मिनट आपको शांति से सुना और आपके इस पूरे 2 मिनट के वक्तव्य में पहले आपने कहा कि आप सूफी विचारधारा को मानते हैं। सूफी विचारधारा को मानने वाला ये क्या कह सकता है कि ये डिसाइड कर ले रेलवे प्रशासन, ये निर्णय ले ले कि बरेली को जलाना है या अमन शांति चाहना है। मैंने आपसे यही पूछा था कि ये बरेली को जलाने का क्या मतलब है, यानी आप इनडायरेक्टली धमकी दे रहे हैं कि एक जंग हो सकती है। और दूसरी तरफ आपने जिस तरीके के आपने कहा कि आपके पास बहुत सारे प्रूफ हैं, बहुत सारी परिस्थितियां आपने बहुत तरीके की बताई। मुझे एक बात अगर आप बता दें कि 1500 की जब आप याद कर रहे हैं 1564 की बात और आज आप 2022 में हैं, क्या इस बीच में बड़े बदलाव नहीं हुए हैं? क्या आबादी बढ़ी नहीं है? क्या बरेली में जिस तरीके से लगातार आबादी बढ़ी है, जिसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आपकी जमात भी इसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है, उस बढ़ी हुई आबादी की सुरक्षा सर्वोपरि है? क्या इसके कोई मायने नहीं है? नहीं बिल्कुल। और जला देंगे बरेली को, देख लेंगे लोगों को, ये क्या भाषा है? आप जो है जलाने क्या बात है? जलाने कौन कह रहा है जलाने के लिए? आप कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रही हूँ, आप ही की बात है। कहिए तो आपके बयान को फिर से आपको सुनवा देती हूँ। देखिए जब आप नोटिस देंगे और कानूनी चीज को, ये देखिए मेरे पास में 1984 का सिटी मजिस्ट्रेट का इजाजतनामा। बरेली को जला देंगे ये तय करना होगा। बरेली को जलाना चाहते हैं या अमन शांति चाहते हैं, इसका मतलब आप नहीं बता पा रहे। पहले बात सुनिए, 1984 का सिटी मजिस्ट्रेट बरेली का ये परमिशन नामा है और उसके बाद में ये 2019 की ये परमिशन है सिटी मजिस्ट्रेट बरेली की, ये 2019 की। जब 2019 की परमिशन से 2 साल उर्स नहीं हुआ कोरोना की वजह से, और उसके बाद में 1564। अरे तो 2022 में कोर्ट के आदेश के आधार पर रेलवे अगर उस मजार को हटा रहा है जो लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, तो आप बरेली को जलाने की बात करते हैं। विनोद जी आप सुन रहे हैं? विनोद जी आप सुन रहे हैं? 2 तर्क इधर उधर जा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि इधर उधर की बात नहीं है, आप क्यों हटाने की बात कर रहे हैं? परंपरागत तरीके से वो रेलवे का संपत्ति नहीं है, वो रेलवे की संपत्ति नहीं है, वो रेलवे की संपत्ति नहीं है। वो किसकी संपत्ति है फिर? वो किसकी संपत्ति है? सूफी संत की संपत्ति है। सूफी संत की संपत्ति है। विनोद जी सुन रहे हैं आप? देश में जितने भी अवैध बाजार हैं वो सूफी संतों की संपत्ति है, वो या तो वक्फ की संपत्ति है, रेलवे की संपत्ति नहीं, सरकारी संपत्ति नहीं। विनोद जी जल्दी से जवाब दीजिए। आ रही हूँ मौलाना साहब, आपको पूरा वक्त दिया मैंने, आपको पूरा वक्त दिया, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे पाए कि जलाने का क्या मतलब था। विनोद जी जल्दी से, विनोद बंसल जी। वो अवैध बाजार नहीं है, सरकारी भूमि पर बनी हुई मजार अवैध नहीं मानी जाएगी। रेलवे किसकी संपत्ति है? रेलवे किसकी संपत्ति है? रेल यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? 1936 में सरकारी शायद विनोद जी हमारे साथ नहीं है, मैं विनोद जी को लगातार सवाल पूछ रही हूँ। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी आप सुन रहे हैं? आप मुझे बार बार स्वामी चक्रपाणी महाराज जी आप सुन रहे हैं? मौलाना जी की जितनी भी उन्होंने, ठीक है मौलाना साहब मुझे पता है, मैंने वहां पर प्रश्न पूछा है, वहां पर आपको जहां चढ़ चुभा है, जहां पर आपके पास तर्क नहीं है। कुतर्क करने के लिए आप लोग सदैव तैयार रहते हैं, लेकिन तर्कों पर नहीं आते। स्वामी चक्रपाणी देखिए, एक तो पहले चक्रपाणी जी का पहला कमेंट लेती हूँ जी। एक तो मौलाना साहबुद्दीन ने जो इस तरह की बयान दिया है तो अपने को सूफी संत और शांति का प्रतीक बता रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने बरेली को जलाने की बात जो कही है वो बहुत ही निंदनीय है, और इसे साबित होता है कि कितनी देश के खिलाफ, बरेली के खिलाफ जहर भरा हुआ। ऐसे नहीं की जानी चाहिए। इसके लिए इनको मौलाना साहबुद्दीन ने अगर गलती से बोल दिया तो इनको अभी देश के सामने माफी मांगना चाहिए। दूसरी बात, जो वहां पे मजार है
रेलवे की मजार है, वहां पे अगर हटाने की सरकार ने, रेलवे मंत्रालय ने अगर जो निर्णय लिया है तो वहां के लोगों की सुरक्षा को देख करके लिया है, वहां के लोगों की सुविधा को लेकर दिया है। और कोई भी हमारे यहाँ सनातन धर्म में तो दधीची ने अपनी हड्डियों तक को दान दे दिया था ताकि लोगों की मानवता के कल्याण के लिए। तो ये क्या बात हुई कि कोई संत के हटाया जा रहा है और वो कहे कि जी अगर मान लो आप अपने उनको महापुरुष मानते हैं तो उनका मजार हटाया जा रहा है जो कि अब एक पूरी तरह अवैध तरीके से है, तो आप कह रहे हैं कि जी बरेली में आप ये आग लगाना चाहते हैं कि वो शांति चाहते हैं। मतलब आप बताइए, अगर ये क्या ये इस तरह की भाषा शोभनीय है? ये तो सीधे से ऐसा बोल रहे हैं जैसे कोई आतंकवादी बोलता है, जैसे कोई देश को दहलाने वाला जो जिहादी है उस तरह की भाषा बोल रहे हैं आप। तो आप एक सम्मानित व्यक्ति होकर के शहाबुद्दीन जी, और आप मौलाना है, आप मुस्लिम जमात के अध्यक्ष है और इस तरह की बयान दे रहे हैं तो और लोग सुन करके आपके साथ वाले क्यों नहीं भड़केंगे? कल के डेट में आप जिस पेड़ पे बैठे हैं उसी पे आग लगाने की बात कर रहे हैं। बरेली में कल अगर जो दंगे हो जाए, कुछ स्थिति हो जाए आपके इस बयान से, तो कौन जिम्मेदार होगा? तो सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप देश के सामने माफी मांगिए इस तरह बयान देने से। और दूसरी बात यह है कि रेलवे जो भी निर्णय या अगर जो कोई कार्य करनी है लीगल तरीके के अपनाते, अगर इतने पुराने हैं तो आपने पूरी प्रयास किया होगा। तो जो चीजें हैं जनता के लिए सरकार और मंत्रालय जब चाहती है उसमें संशोधन करना, उसका साथ दीजिए, समर्थन दीजिए। समर्थन तब देना चाहिए जब देश के लोगों की सुरक्षा, बिल्कुल स्वामी जी बिल्कुल सही आपने कहा कि देश के लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि, और सरकार और प्रशासन अगर उस सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय ले रहा है तो उसमें साथ देना चाहिए, ना कि जलाने की बात कहनी चाहिए। लेकिन शहाबुद्दीन जी कह रहे हैं कि हमने ऐसा कहा नहीं, मैंने तो बयान भी सुना दिया था। मेरे ख्याल से विनोद जी अभी आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? अभी जी विनोद जी, महत्वपूर्ण ये है कि ये हम आज मुद्दा तो बरेली का उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस रेलवे स्टेशन पर, इज्जत नगर रेलवे स्टेशन पर जो जिस मजार को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है सरकार और प्रशासन की तरफ से, ये भी तर्क दिया जा रहा है ऑपोजिशन की तरफ से कि भाई देखिए एक मजार हटेगी तो 7 भाई हैं उनके, अलग अलग जगहों पर 7 मजारें हैं, फिर वहां पर भी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। यानी अगर अवैध मजारों पर कार्रवाई होती है तो उस पर भी बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है कि शुरुआत होगी फिर लंबी तरीके से दूसरी जगह भी जाएंगे, तीसरी जगह भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? अगर कोई चीज अवैध है तो अगर 100 जगहों पर है तो 100 जगहों पर बुलडोजर चलना चाहिए फिर तो। और महत्वपूर्ण ये भी है, एक और चीज ऐड ऑन कर देती हूं विनोद जी जरूर से, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि अवैध मजार ही क्यों, अवैध मंदिर क्यों नहीं? तो ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर मंदिरों को भी तोड़ दिया गया। रेलवे स्टेशन पर अगर मंदिर आई है तो उन्हें भी हटा दिया गया है, ये भी इस अब देश में लोगों ने देखा है। तो फिर मजार के नाम पर जलाने की बात क्यों? देखिए लवली जी, ये जो इज्जत नगर है उसकी इज्जत पर हाथ डालने का काम ये इस्लामिक जिहादी कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि एक आपके डिबेट में बड़ा साफ हो गया कि सूफी और संत, आखिरकार सूफी को संत कैसे कह सकते हो? ये एक नया जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है वो गलत है। या तो सूफी होगा या संत होगा, और जो सूफियों ने किया, देश का धर्मांतरण के अड्डे चलाने वाले सूफी तो थे, जिसको ये कह रहे हैं कि नहीं वो तो बहुत महान थे और संत थे। अरे सूफी का संत से कोई लेना नहीं है। एक मेरी आवाज इको हो रही है, थोड़ा सा अपनी टीम को बोल दीजिए। ठीक है, आवाज ठीक कराइए। तीसरी बात ये कि देखिए जो बरेली जिस काम के लिए फेमस है, आप देखिए कि वो बरेली को बदनाम करके और उसको बदरंग करने की कोशिश की जा रही है इन मौलानाओं के द्वारा। मैं निवेदन कर रहा हूँ स्वामी जी से भी कि ये निवेदन के लायक नहीं है जो आप निवेदन कर रहे थे, कि मैं निवेदन करता हूँ आप अपने बयान को वापस लें, क्षमा याचना करें। सटे साटेम समाचरित, देखिए जो जिस तरह की भाषा समझता है उस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और ये जो मजार हटी है वो ऐसी थोड़ी हटी है, समाज के जो संघर्ष के बाद हटी नहीं है, हटाने के लिए प्रक्रिया शुरू हुई और देखिए नोटिस लगाई गई थी, नोटिस भी 3-4 दिनों के बाद वहां से हटा दी गई, वो नोटिस ही गायब करा दी गई। जो रेलवे ने जो नोटिस लगाई थी कि आपको 28 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया जाता है, आप 28 तारीख तक यहाँ से हटा लें इस अतिक्रमण को, बावजूद उसके उसे भी नोटिस को भी गायब कर दिया गया। और वैसे तो मैं स्क्रीन पर देख रही हूँ शहाबुद्दीन जी भी गायब हो गए, जरा शहाबुद्दीन जी को रिकनेक्ट करिए प्लीज। देखिए मैं बैठा हूँ मैं गायब नहीं हूँ। अच्छा ठीक है मौलाना साहब, अब आपकी आवाज आ गई। चलिए दिख गए सर, दिख गए। विनोद जी जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, फिर मौलाना साहब के पास जाती हूँ, उनके मन में बहुत सारे भाव हैं। मौलाना साहब देखिए
देखिए, संतों में और सूफी में बड़ा अंतर है, बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ देश को बदलने वाले हैं और एक देश को बदरंग करने वाले हैं। आप देखिए कि ये जो मौलाना हैं, ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने की इनकी प्रकृति और संस्कृति है। अन्यथा तो ये बताइए कि बरेली में रहकर के बरेली को आग लगाने वाली बात कोई कैसे कह सकता है भाई? बरेली में रहकर के बरेली में आग लगाने की बात कोई कैसे कह सकता है मौलाना साहब? यही महत्वपूर्ण बात है। रेलवे के अधिकारी लगाना चाहते हैं आग, रेलवे के अधिकारी आग लगाना चाहते हैं और कोई आग लगाना नहीं चाहता है। रेलवे के अधिकारियों ने ऐसा नोटिस क्यों दिया? ऐसा नोटिस रेलवे के अधिकारियों ने क्यों दिया? नहीं, नोटिस देंगे और आप अभी तो नोटिस ही दिया है, अभी तो ये तोड़ने की कार्रवाई होगी मौलाना साहब, तब क्या करोगे? तोड़िए। हिम्मत है तो आग लगा के देख लेना। अरे आपके हिम्मत तोड़ के दिखाइए, आपके हिम्मत तोड़ के दिखाइए, आपके हिम्मत तोड़ के दिखाइए, आपकी हिम्मत तोड़ के दिखाइए। आइए बरेली आइए तोड़ के दिखाइए, आपके अंदर हिम्मत है, बरेली आके तोड़ के दिखाइए। ये बयान ही बता रहा है कि आप किस तरीके से खुलेआम धमकी दे रहे हैं, आप जंग का ऐलान कर रहे हैं। आपको न सरकार से मतलब है, न संविधान से मतलब है, आप खुद अपनी बयानों में ही फंस रहे हैं। आपने शुरू में ही कहा था, आप सूफियाना अंदाज में क्या बातें बोल रहे हैं। सर, एक छोटा सा ब्रेक मैं ले लेती हूँ, आप ही के पास आऊंगी और जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा मौलाना साहब को ब्रेक के बाद, क्योंकि मौलाना शहाबुद्दीन उन्होंने शुरुआती कमेंट में ही कहा था कि वो सूफी विचार को मानने वाले हैं, वो प्रेम को फैलाने वाले हैं। लेकिन वाह, क्या मोहब्बत बांटी जा रही है, क्या प्रेम फैलाया जा रहा है कि देख लेने की धमकी तक दी जा रही है। तो मजार के लिए बरेली में जंग ऐलान हो गया है और देखिए ये ऐलान केवल ऐसे नहीं हुआ, इस डिबेट में भी जिस तरीके से मौलाना शहाबुद्दीन लगातार रिएक्ट कर रहे हैं। मौलाना साहब, ब्रेक से पहले आप कह रहे थे, आप धमकी दे रहे थे कि लोग आकर दिखाएं, मतलब ये तो खुलकर धमकी है ना। मतलब आप ये कह रहे हैं ना कि बरेली में आग लगाने के लिए आप लोग तैयार हैं और फिर कहिएगा आप कि आप सूफी विचार को मानते हैं। ये कौन सा सूफी विचार है? नहीं मैडम, मुझे बोलने का मौका देंगे आप? बिल्कुल दूंगी सर, आपको बुलाया इसीलिए मंच में सबसे पहले आपको शुरुआती कमेंट ही आपसे शुरू किया था। नहीं तो आप मौका नहीं दे रही है, बीच बीच में जो है वो बोल रही है, तो मुझे पूरी बात। अच्छा ठीक है, चलिए 30 सेकंड आपकी बात सुनते हैं हम सभी। ठीक है, विनोद जी और चक्रपाणी जी प्लीज मत बोलिएगा, 30 सेकंड इनको जरा सुन लेते हैं, बोलिए। देखिए, यहाँ धमकी कोई नहीं दे रहा है। ये धमकी के अल्फाज जो इस्तेमाल किए हैं वो विनोद जी ने इस्तेमाल किए, उसके जवाब के तौर पर मैंने बात कही है और जवाब के तौर पर बात कही जाएगी। जब अमल होगा तो उसका रद्द अमल भी होगा। और जाहिर बात है कि देखिए, सूफी विचारधारा के हम हैं तो हम वैसी भी सूफी विचारधारा इस्तेमाल करते हैं जैसे प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। वो सूफी विचारधारा की वकालत करते हैं और हमारी ही सूफी विचारधारा की वकालत करते हैं और हम अमन शांति के कायल हैं। सूफिया ने ही हिंदुस्तान के अटूट रिश्तों को जोड़ा है। आज भारत में आतंकवाद जो नहीं पनप पाया उसकी वजह सूफिया ही है और सूफी विचारधारा ही है। जो दरगाहों पे हिंदू मुस्लिम सभी लोग आते हैं, जिन नन्हे मियां शाह के मजार की बात हो रही है, मुसलमानों से ज्यादा हिंदू भी आते हैं और बड़ी तादाद में हिंदू आते हैं। जब तीन रोज का उर्स होता है तो वाल्मीकि समाज वहां पर करीब में रहता है, वो लोग लंगर का इंतजाम करते हैं, वही लोग लंगर का इंतजाम करते हैं और बड़ी तादाद में उसकी देख रेख करते हैं। और ये 1564 से सिलसिला चला रहा है और इंशाल्लाह कयामत तक, जब तक जिंदगी है तब तक चला आ रहा है। सिलसिला बाबर के समय से चला आ रहा है। कितना कन्वर्जन हुआ था आपको मौलाना साहब, मेरी बात चुप जाएगी लेकिन थोड़ा सा पीछे जाकर देख लीजिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कन्वर्जन हुआ हो, क्योंकि परिस्थिति जो थी वो दुनिया भी जानती है, देश भी जानती है। विनोद जी और मौलाना साहब को जरा आमने सामने कर दीजिए। मौलाना साहब की बात आपने सुन ली विनोद जी? जी, मैं मौलाना साहब से दो तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक तो ये कि इस्लाम में बुत परस्ती अलाउड नहीं है, ये जो कुरान और हदीस और बाकी इस्लामिक टेनेट के खिलाफ है। क्या आप मानते हैं? अगर मानते हैं तो फिर ये जो मजार की पूजा मजार क्यों बनाई गई और मजार पर लोग क्यों जाते हैं? एक प्रश्न। दूसरी बात ये कि जब अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मजार ठीक है, मजार होनी चाहिए, मजार नहीं टूटनी चाहिए और मजार पर हिंदू मुसलमान दोनों जाने चाहिए, तो आप भारत माता की जय बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? वंदे मातरम बोलने से आपको परहेज क्यों होता है? तीसरी बात यह कि जब इस्लाम के मानने वाले लोग ही ये जो मजार पर जाते हैं तो आखिरकार हिंदुओं को क्यों इनवाइट करते हैं? हिंदू समाज के धर्मांतरण का अड्डा क्यों बना रखा है आपने इसको? ये इसको रोकना पड़ेगा। और चौथी बात यह कि आप देखिए कि जहां सूफियों की बात है, तो जब सूफी जो निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है उसके जो उलेमा हैं या जो अपने
जो उनके प्रमुख हैं, प्रबंधक हैं, वो आखिरकार वो रेप के केसेस में वहां पर क्यों फंसे हुए? आज तक उनको जो अपने अजमेर शरीफ का जो स्कूल था, उस स्कूल के बच्चियों के रेप के केस में वो फंसे हुए हैं और अभी तक उनको जो है वो आज तक उन्होंने माफी नहीं मांगी। और ये जो आतंकवादी घटना है उनमें आखिरकार ये जो मजार, मस्जिद और मदरसे बीच में क्यों आते हैं? मौलाना साहब जल्दी से जवाब ये सब चीजों पर एक बार समग्र रूप से बोलना पड़ेगा आपको। मौलाना देखिए, साहब जाती तौर पर जो इल्जामात लगा रहे हैं, इन इल्जामात की तो एक बड़ी लंबी फेहरिस्त है। बहुत सारे दूसरे तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग भी सामने आएंगे। मैं किसी के ऊपर जाती तौर पर इल्जाम नहीं लगा, ये इल्जाम लगाने की आदत विरोध जी की है, मेरी आदत नहीं है। कभी भी हमने आपसे नहीं कहा कि आप अल्लाह अकबर का नारा लगाइए। हमने कभी भी हिंदू से नहीं कहा कि अल्लाह अकबर नारा लगाइए। मैं कभी भी नहीं कहता हूँ, मैं कभी भी नारा लगाने की आपसे मैंने बात नहीं की। आपकी बात मैंने सुनी, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात सुन कहने दीजिए मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि आप विषय से विचार बोलना पड़ा। ये मजार जो है, मजार इस्लाम के अनुसार ठीक नहीं है। आपके बीच में बोलूंगा, आपके बीच में बोलूंगा, आपके बीच में बोलूंगा। आपको इतराज नहीं होना चाहिए। गलत है, आप क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? आप क्यों परेशानी क्यों है? मुसलमानों से क्या परेशानी है आपको? मुसलमानों से परेशानी नहीं है, मुसलमानों के धर्म पर आप आघात कर रहे हैं। दरगाह बना करके मुसलमानों की जो सिद्धांत है उसके खिलाफ जा रहे हैं। उन दरगाहों को तो समाप्त करना चाहिए इस्लाम के अनुसार। क्या परेशानी है? इस्लाम के अनुसार जो है बुत परस्ती अलाउड नहीं है। किसी लिए हिंदुओं के धर्मांतरण के अड्डे अब नहीं चलेंगे। हिंदुओं के मौलाना शहाबुद्दीन साहब, आप असल मुद्दे पे जब भी प्रश्न पूछा जा रहा है आप इधर उधर भटकाव कर दे रहे हैं। मजार अगर रेलवे की भूमि पर है, अगर पटरियों के बीच पर मजार आती है तो उसे क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए? क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए? यही तो सवाल है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 1564 में वहाँ पे क्या था? 1564 में बाबर के जमाने की वो मुगलिया आक्रांता जिसने आक्रमण किया, जो आक्रांता था, तो आप कह दीजिए कि आप बाबर के वंशज हैं, आप कह दीजिए कि आप हिंदुस्तानी नहीं हैं, आप कह दीजिए कि आप बाबर के वंशज हैं, और इसीलिए उसकी बची हुई जो उसके वंशजों की जो मजार है उसको सहेजना चाहते हैं। आप बोल दीजिए कि आप बाबर के वंशज हैं, आप बोल दीजिए ना कि आप बाबर के वंशज हैं, क्योंकि बाबर का वंशज ही बाबर के से जुड़े हुए जितने भी लोगों की अवैध मज़ारें उन्हें बचाने की बात करेगा। स्वामी चक्रपाणी जी, बात तीखी है लेकिन सच यही है कि जब कभी भी अवैध मज़ारों की बात होती है और उन मज़ारों का जिक्र कहां से निकाला जाने लगता है, उन आतताइयों, उन आक्रमणकारियों के समय से जिन्होंने हिंदुस्तान की अस्मिता पर प्रहार किया, तो फिर क्यों नहीं इन्हें कहा जाए कि ये बाबर के वंशज है? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि जो विदेशी आक्रांता मुगल आए, उन्होंने वो तो लुटेरे थे और वो आए तो हमारे देश को लूटा, हमारे मंदिर के सोने चांदी हीरे जवाहरातों को लूटा और उसी पे गुम्बद बना दिया, और कुछ जगह इसी प्रकार से अनेक जगहों पे मजार बनवाया, और इसीलिए बनवाया। और ये तो इनके पूर्वज तो निश्चित रूप से हिंदू होंगे। इनको तलवार के बल पे मार पीट के धर्मांतरण कराया, डर के धर्मांतरण करवा दिया। अब आप जरा सोचो कि वो हमारे ही भाई हमारे सामने खड़े होकर के लड़ रहा है खून के प्यासे। ये समझ नहीं रहे कि अरे भाई ये चार विदेशी आक्रांताओं की है, मुगलों की है। मुगल आपके पूर्वज मत बनो, उससे मत। हमारे पूर्वज जो है महाराणा प्रताप हो सकते हैं, शिवाजी हो सकते हैं। आप बरेली को दहलाने की बात कर रहे मौलाना साहब, आपसे मैं पहले ही निवेदन किया तो हमारी निवेदन की भाषा आपको समझ में नहीं आई। आपने विनोद जी के जरूर भाषा को पकड़ लिया, तो उन्होंने बल्कि ठीक ही कहा कि भाई निवेदन नहीं करना। हम तो निवेदन कर रहे थे आपसे कि भाई कम से कम देश के सामने अपनी कम से कम सुफियान जो विचार है उसको सामने लाइए, देश से माफी मांगिए। लेकिन आपने जो कहां तक हुआ तो आप चैलेंज करने लगे कि आप आके बरेली देखिए तो ये करिए। ये तो गली मोहल्ले के लुच्चे लफंगों वाली भाषा है मौलाना साहब। आप तो इतने अच्छे हैं, आपको इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती। आपको गरिमामय पूर्ण बात करनी चाहिए। अगर सरकार चाहती है, जिस मोदी जी को कह रहे हैं कि वो भी सूफिया विचारधारा के बिल्कुल होंगे, आपने कई बयान सुना होगा, तो जब वही सरकार वो हटवा रही है तो आप सोचिए कि सूफिया विचार हटवा रही है भाई, तो उसका सम्मान करिए ना। क्या बरेली को जिस बरेली में है उसी को जलाने की बात कर रहे हैं, तो हम तो नहीं जल रहे, हम तो भले दिल्ली
दिल्ली में है, लेकिन आपके ही नई बरेली परंपरा नहीं डाली जा रही है। नई परंपरा देखिए 1991 का वर्षिकेट ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 में जो मजहबी मकामात जहाँ पे थे वहीं पर रहेंगे, वही रहेंगे, वही रहेंगे। हवाला देते हैं तो उसी संविधान के तहत ही तो ये कार्रवाई हो रही है। अरे इसलिए बोल रहे हैं नहीं मौलाना साहब हाइपर मत होइए। आप जिस संविधान का हवाला दे रहे हैं उसी संविधान की मैं भी बात कर रही हूँ, उसी संविधान के तहत ही तो ये कार्रवाई हो रही है। आ गए सर आप अपने पे, आ गए सर आप अपने पे। आपके पास तर्क नहीं था, आप कुतर्क करने के लिए तैयार होते हैं आप लोग, और जब जवाब नहीं होता तो सुदर्शन पर सवाल। आप संविधान का हवाला दे रहे थे, मैंने आपको संविधान के हवाले से ही बता दिया कि संविधान सम्मत कार्रवाई हो रही है। अच्छा ठीक है, बोल लेने दीजिए। 2 मिनट इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, 2 मिनट खाली बढ़ाएंगे। 2 मिनट का समय समाप्त हो चुका है, लेकिन 2 मिनट में बढ़ाती हूँ। जल्दी से 20 सेकंड में खत्म कीजिए। स्वामी जी 1 सेकंड, स्वामी जी 1 सेकंड, 20 सेकंड बोलिए मौलाना साहब, 20 सेकंड जल्दी से। सुदर्शन न्यूज के रिक्वेस्ट पर मैं आपके पास बैठा हूँ, वरना मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी डिबेट में आने के लिए। सर ये तो आपको तय करना था ना, ये तो आपको तय करना चाहिए था। आप रिक्वेस्ट कह रहे हैं, हमने तो एक कार्यक्रम किया, आपको आमंत्रण दिया, ये रिक्वेस्ट नहीं की गई। आपका पक्ष रखने के लिए आपको बुलाया गया, आपने पक्ष रखा, उसके साथ साथ दूसरे पक्ष को सुनने की हिम्मत नहीं थी आपके अंदर दूसरे पक्ष को सुनने की हिम्मत नहीं थी, तो अब आप सुदर्शन पर 4 सवाल खड़े करने लगे। आप जरा आ जाइए मुद्दे पर, क्योंकि समय की भी कुछ सीमाएं होती हैं। समय की सीमा आपके पास भी 28 तारीख तक की है। 20 सेकंड में अपनी बात रखिए। संविधान का हवाला आप दे रहे थे, जल्दी से 20 सेकंड पूरा कीजिए। दो प्रश्न और विनोद जी प्लीज 20 सेकंड उनको दे लेने दीजिए। पार्लियामेंट का जो कानून पास हुआ है उसमें 15 अगस्त 1947 की बात कही है, और ये कहा कि 15 अगस्त 1947 में जो अयोध्या को छोड़कर बाकी पूरे हिंदुस्तान में मजहबी मुकद्दस मकामात जो भी होंगे। अरे मौलाना साहब वही बात तो मैं भी कह रही हूँ कि अगर आप उस संविधान की बात कर रहे हैं तो उसी कोर्ट से संविधान सम्मत आदेश पारित हुआ है रेलवे को कि अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए। सेलेक्टिव क्यों हो रहे हैं आप सेलेक्टिव क्यों हो रहे हैं? आप सुनना नहीं चाहते क्योंकि आप सेलेक्टिव हो रहे हैं। विनोद जी जल्दी से आप देख लीजिए, संविधान का हवाला दिया गया, लेकिन कोर्ट का आदेश यहाँ पर भी है। रेलवे से कहा गया है कि तमाम अवैध बाजारों को हटाया जाए। लावनी जी मेरे प्रश्न का जवाब उन्होंने नहीं दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आखिरकार मजार जो है इस्लाम के अनुसार कैसे सही है, जायज है? नंबर 2 दैट के वो इस्लाम में बुतपरस्ती अलाउड नहीं है तो क्यों? पक्की मज़ारें तो जायज ही नहीं मानी जाती है, पहली बात तो। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि इस्लामिक मजारों पर हिंदुओं को क्यों इनवाइट किया जाता है? हिंदुओं को क्यों वहां पर छलबल पूर्वक फिर भी मैंने 2 मिनट इस डिबेट को आगे बढ़ाया। थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इतना जरूर है, देखिए इस पूरे डिबेट में दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। जंग का ऐलान कहा गया कि हम जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन इस बड़ी डिबेट में ही आप लाइव डिबेट में ही देख रहे थे कि किस तरीके से मौलाना शहाबुद्दीन लगातार ये चैलेंज कर रहे थे कि आकर दिखाइए। सवाल ये उठता है कि लोगों की सुरक्षा क्या सर्वोपरि नहीं है? सरकारी संपत्ति पर अवैध अतिक्रमण अगर होता है और सरकार और कानून सम्मत ये कार्रवाई होती है, तो फिर इस कार्रवाई पर अगर ऐसा जवाब आएगा और ऐसी परिस्थिति बनेगी तो खुद तय कर लीजिए कि चुनौती आने वाले वक्त में कितनी बड़ी होने वाली है। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं, जहां जहां हिंदू घटा है वहां वहां देश बटा है, और जब जब हिंदू घटा है तब तब देश बटा है। आज जो ये हो रहा है ये इसी का बड़ा परिणाम है। आगे परिस्थिति और न बदले, इसलिए हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए इसी के साथ अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।